गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो है सीआरपीसी के चैप्टर 5 अरेस्ट ऑफ पर्सन पर डिस्कस करेंगे। इसमें इस चैप्टर में मैंने तीन सेट बनाए। पहला सेट बनाए थे हम आपको गिरफ्तारी की शक्ति किन किन व्यक्तियों को है। दूसरा सेट था गिरफ्तारी की प्रक्रिया और तीसरा सेट है कि गिरफ्तार व्यक्ति को क्या क्या अधिकार है गिरफ्तारी के बाद। तो पिछले क्लास में हमने गिरफ्तारी की शक्ति किसको किसको है, गिरफ्तारी की क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, इससे संबंधित सेक्शन पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि गिरफ्तार व्यक्ति के क्या क्या अधिकार हैं और वो अधिकार किन किन सेक्शन में, इस चैप्टर के अंतर्गत किन किन सेक्शन में दिए गए हैं। ठीक है, तो चलते हैं डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के अंदर दिए गए सेक्शन पर अधिकार से संबंधित जो है। तो सबसे पहले देखिए, गिरफ्तारी जो होती है विधि विरुद्ध भी हो सकती है और विधि सम्मत भी हो सकती है। इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी अधिकार दिए गए हैं गिरफ्तार व्यक्ति को, वो विधि सम्मत गिरफ्तारी के संदर्भ में दिए गए हैं। ठीक है, यदि मान के चलिए कि किसी व्यक्ति को विधि विरुद्ध गिरफ्तार किया जाता है, यदि उसकी गिरफ्तारी इलीगल होती है तो उसको 3 अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, वो 3 अधिकार में आपको सेल्फ डिफेंस का यूज है, आत्मरक्षा का अधिकार है। दूसरा अधिकार है आपको जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका दायर करने का। तीसरा है क्षतिपूर्ति का, वाद संस्थित करने का, ये अधिकार दिए गए। सेल्फ डिफेंस का जो राइट है वो निर्भर करता है इस बात पे कि सामने वाला पुलिस अधिकारी जो है वो कितना बल का प्रयोग कर रहा है, विधि विरुद्ध गिरफ्तारी में वो कितना बल का प्रयोग कर रहा है। पहली बात कि ये जो अधिकार है आईपीसी की धारा जो है 97 रेड विथ 100 में देगा, और उस इन धाराओं पे एक रिस्ट्रिक्शन के लिए एक धारा भी है 99 का। यदि कोई पुलिस अधिकारी गुदफेट में सद्भावपूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है तो उसके अगेंस्ट आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यदि वो जानबूझ के गिरफ्तार कर रहा है, वो उसको पता है कि वो गिरफ्तारी इलीगल कर रहा है, तो फिर आप सेल्फ डिफेंस का यूज कर सकते हो। लेकिन बात आती है कि सेल्फ डिफेंस के यूज में हम कितने बल का प्रयोग कर सकते हैं। क्या हम पुलिस अधिकारी को मार सकते हैं? नहीं। जितने बल का प्रयोग वो कर रहा है उतना ही बल का प्रयोग आप कर सकते हैं सेल्फ डिफेंस में। यदि वो आपको पकड़ने जा रहा है तो पकड़ने से बचने के लिए आप उतना ही बल का प्रयोग कर सकते हो जितना कि आप उसके पकड़ से बच सके। यदि वो डंडे से मार रहा है आपको पकड़ने के दौरान तो आप उसे डंडे से मार सकते हो। यदि वो आपका एनकाउंटर कर रहा है, आप पर गोलियां बरसा रहा है, आपको के ऊपर गोली चला रहा है आपको पकड़ने के लिए, और वो गिरफ्तारी इलीगल है, तो फिर आप उसके ऊपर भी गोली चला सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सेल्फ डिफेंस की बात आ गई। दूसरी बात है, दूसरा जो राइट्स है बंदी प्रत्यक्षीकरण का राइट है। वो जो है, आप अगर आपको लगता है कि आपकी गिरफ्तारी इलीगल हो चुकी है तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में यथास्थिति आर्टिकल 32 आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप जो बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए रिट दायर कर सकते हो। इस रिट में क्या होता है कि आदेश जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है आदेश देता है कि व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करे, वो आपकी इलीगल गिरफ्तारी के विरुद्ध जो है वो रिट आदेश देगा बंदी प्रत्यक्षीकरण का। तीसरी जो राइट्स हैं इलीगल अरेस्ट के अगेंस्ट जो है वो है क्षतिपूर्ति का वाद संस्थित करने का। यदि आपकी गिरफ्तारी इलीगल है, आपको इलीगल गिरफ्तार करके कारावास में डाल दिया गया है, तो मिथ्या कारावास के लिए आप जो है क्षतिपूर्ति का वाद संस्थित कर सकते हो टॉर्ट के अंतर्गत। ठीक है, ये तो चीज़ें इलीगल अरेस्ट विधि विरुद्ध गिरफ्तारी के दौरान क्या क्या अधिकार हैं, ये तो चीज़ें हमने आपको डिस्कस कर चुके हैं। अब चलते हैं चैप्टर के अंदर जो गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तार व्यक्ति को जो अधिकार दिए गए इन सेक्शन के अंतर्गत, इन सेक्शन पर हम डिस्कस करते हैं। तो पहला सेक्शन जो है 60A सीआरपीसी का 60A, उसमें स्पष्ट रूप से ये बातें कही गई है कि गिरफ्तारी विधि के अनुसार ही होगी।
गिरफ्तारी सीआरपीसी की उपबंधों के अनुसार की जाएगी या अन्य कोई विधि जो गिरफ्तारी से संबंधित प्रक्रिया या अधिकार को स्पष्ट करती है उसके अनुसार ही की जा सकती है, अदरवाइज नहीं की जा सकती है। स्पष्ट रूप से ये बातें धारा 60A में गिरफ्तारी सीआरपीसी की अदर एक्ट के अकॉर्डिंग ही की जाएगी। अगर नहीं की जाती तो इलीगल हो जाएगी, विधिविरुद्ध हो जाएगी। तो पहला अधिकार है गिरफ्तार व्यक्ति का कि गिरफ्तारी जो है विधि के अनुसार ही वो पूछ सकता है कि आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हो किस विधि के अंतर्गत, आपको जो राइट्स दिए गए हैं गिरफ्तारी का वो आपको किस विधि के अंतर्गत आपको राइट्स है मुझे गिरफ्तार करने का, वो व्यक्ति पूछ सकता है पुलिस अधिकारी से या प्राइवेट पर्सन से या मजिस्ट्रेट से। ठीक है। दूसरा अधिकार है आपको जो है इसमें दिया गया 50(1) में गिरफ्तारी के आधार जानने का अधिकार है। हम अगर कोई पुलिस अधिकारी या प्राइवेट पर्सन या कोई मजिस्ट्रेट मुझे गिरफ्तार कर रहा है तो मैं उससे पूछ सकता हूं कि आप जो है मुझे गिरफ्तार कर रहे हो किस आधार पर, मैंने क्या किया, मैंने कौन सा ऑफेंस कमिट किया, मैं पूछ सकता हूं। तो ये गिरफ्तारी के आधार जानने का अधिकार जो है उस व्यक्ति को दूसरा अधिकार है। तीसरा अधिकार आपको देख लीजिए, तीसरा अधिकार 50A में दिया गया है कि यदि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया तो गिरफ्तारी की सूचना और मुझे गिरफ्तारी के बाद कहाँ मुझे रखा गया है स्थान की सूचना, ये दोनों की सूचना जो आप मेरे घर वालों को दीजिए, निर्दिष्ट व्यक्ति को दीजिए, जिस व्यक्ति का मैं नाम ले रहा हूँ उस व्यक्ति तक सूचना पहुँचाइए कि आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके निर्दिष्ट स्थान पर आपने मुझे रखा, इस बात की सूचना आप उसे दे दीजिए। तो तीसरा अधिकार ये है सूचना, घर वालों को सूचना दिलाने का अधिकार। ठीक है। चौथा आते हैं 50 को सीआरपीसी का सेक्शन 50 सब सेक्शन 2 जो दिया है बेल का राइट और सॉर्टी अरेंज का राइट। इसमें क्या होता है कि यदि पुलिस अधिकारी जो है ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो नॉन बेलेबल ऑफेंस से अजमानतीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न है, मतलब कि वो व्यक्ति अजमानतीय अपराध का आरोपी नहीं है, उसके अलावे कोई व्यक्ति है, उसको गिरफ्तार किया गया है, तो उसको ये राइट्स बनता है कि उस व्यक्ति को ये राइट्स बनता है कि वो सूचना प्राप्त करे पुलिस अधिकारी से कि आप मुझे बताइए कि मुझे बेल का अधिकार है, मुझे सॉर्टी अवेलेबल करने का अधिकार है। तो पुलिस अधिकारी उससे कह सकता है कि आप जो है आपको बेल का राइट है, ठीक है, आप अपने जो है प्रतिभोग की व्यवस्था कर लीजिए, वो कर सकता है। लेकिन बात यहाँ आती है कि अजमानती अपराध के आरोपी व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति का क्या तात्पर्य है यहाँ पर? भाई सीधे सीधे अजमानती अपराध के आरोपी व्यक्ति से भिन्न का मतलब सीधे सीधे ये भी हो सकता, वहाँ लिखा जा सकता था कि जमानती अपराध के आरोपी व्यक्ति, ये भी लिखा जा सकता था, लेकिन नहीं, ये नहीं लिखा गया वहाँ पर। तो अजमानती अपराध के आरोप व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति से तात्पर्य इसमें दो व्यक्ति आ जाएंगे, एक तो बेलेबल ऑफेंस कमिट करने वाले आ जाएंगे और एक दूसरा व्यक्ति वो व्यक्ति आ सकता है जिसके विरुद्ध निवारक कार्यवाही की जा रही है, जिसको निवारक कार्यवाही के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है, वो भी व्यक्ति इसके अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति जो बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है उसको भी राइट्स है बेल का अधिकार जानने का। दूसरा जिसको निवारक कार्यवाही के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया, सीआरपीसी के चैप्टर 8 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है, तो उसको भी जो है ये अधिकार है जानने का कि मुझे बेल पर छूटे जाने का अधिकार है। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको 52 में है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं सेक्शन 41D में। ठीक है। डी में क्या है कि यदि पुलिस अधिकारी मुझे गिरफ्तार करता है बिना वारंट, तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण के दौरान मेरा अधिकार है कि हम अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलूं। ठीक है, मिलूं, परंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं, संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं। अन्वेषण के दौरान हम अपने अधिवक्ता से मिल सकता हूँ, लेकिन संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं। ये चीज़ें 41D में दी गई है। ठीक है। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं, नेक्स्ट में कि आर्टिकल संविधान का अनुच्छेद 22(1) में दो अधिकार दिए गए हैं। एक तो आप ये था अन्वेषण के दौरान और ये विचारण के दौरान। विचारण के दौरान क्या है कि हम अपने पसंद के अधिवक्ता से परामर्श कर सकता हूँ, प्रभावी प्रतिरक्षा करा सकता हूँ। ये दो अधिकार जो है आर्टिकल 22 सब आर्टिकल जो है 1 में दिया गया है।
ठीक है। लेकिन ये दूसरा जो है प्रभावी प्रत्यक्षा करने का अधिकार जो है वो आर्टिकल में तो दिया गया है, वो तो फंडामेंटल राइट्स हैं ही, प्लस में लीगल राइट्स भी अंडर सीआरपीसी सेक्शन 303 सीआरपीसी 303 सीआरपीसी में जो है प्रभावी प्रत्यक्षा कराने का अधिकार भी इसमें दिया गया है। तो ये दोनों अधिकार जो है लीगल राइट्स भी फंडामेंटल राइट्स भी। यहाँ भी जो है सूचना, ठीक है, ये चीजें जो है गिरफ्तारी के आधार जानने का अधिकार जो है ये लीगल राइट भी है और फंडामेंटल राइट्स भी है, ठीक है। तो अन्वेषण के दौरान, विचारण के दौरान क्या क्या अधिकार है जान गए। हाँ, आवश्यक विलंब के बिना 56 में है कि यदि पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है बिना वारंट, तो अनावश्यक विलंब के बिना वो मजिस्ट्रेट के पास उसे भेजेगा। तो अनावश्यक विलंब के बिना मजिस्ट्रेट के पास भिजवाने का अधिकार भी उस व्यक्ति को है जो गिरफ्तार हुआ। लेकिन अनावश्यक विलंब की अवधि जो है वो निश्चित कर दी गई है 24 घंटा, 24 आवर्स, मैक्सिमम 24 आवर्स। और नेक्स्ट सेक्शन जो है 57 सीआरपीसी का और आर्टिकल 22 सब आर्टिकल जो है 2 संविधान, ये 24 घंटे से अधिक नहीं होगा। गिरफ्तारी के स्थान और कोर्ट के बीच का जो दूरी है, उस दूरी में जो समय लगेगा उस समय को छोड़कर अधिकतम 24 घंटा निश्चित कर दिया गया है। ये 24 घंटा बढ़ भी सकता है यदि मजिस्ट्रेट का स्पेशल कोई आदेश आ सकता, रिमांड का 167 में अगर आदेश दे देता है मजिस्ट्रेट, तो 24 घंटा से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जनरली ये 24 घंटा ही होगा उस समय को छोड़कर, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, शरीर की तलाशी, जिसे हम कहते हैं जमा तलाशी। यदि किसी व्यक्ति को कोई प्राइवेट पर्सन गिरफ्तार करता है या कोई पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करता है, मजिस्ट्रेट गिरफ्तार करता है, तो उसके शरीर की तलाशी जो होगी वो विधि के अनुसार, सीआरपीसी के बंदों के अनुसार ही होनी चाहिए, ठीक है। इसमें ये बातें कही गई है 51 में कि यदि कोई प्राइवेट पर्सन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है तो वो व्यक्ति कतई उस व्यक्ति के शरीर का तलाशी नहीं कर सकता है, तलाशी नहीं ले सकता है। वो व्यक्ति जब गिरफ्तार करेगा, गिरफ्तार करने के बाद जो पुलिस अधिकारी को सौंपेगा, तो पुलिस अधिकारी जो है उस व्यक्ति के शरीर की तलाशी ले सकता है और उसके शरीर पर जितने आवश्यक, पहनने के आवश्यक जो वस्त्र हैं, उस वस्त्र को छोड़कर अन्य जितने भी सामान, वस्तुएं जो प्राप्त होती है, उस वस्तुओं का एक लिस्ट तैयार करेगा और लिस्ट उस व्यक्ति को दे देगा, जो अरेस्टेड पर्सन को दे दिया जाएगा कि भाई तुम्हारे शरीर से ये वस्तुएं प्राप्त की गई, उसका लिस्ट ये तुम रखो, ठीक है। तो यही 51 में बताई गई है कि शरीर की तलाशी को जमा तलाशी भी कहते हैं। जमा तलाशी कौन कर सकता है? पुलिस अधिकारी, प्राइवेट पर्सन करता ही नहीं, ठीक है। आज हम लोग चैप्टर 5 जो अरेस्ट ऑफ पर्सन से संबंधित है, जिसके टोटल सेक्शन जो है 41 से 68 तक संबंधित है, इसमें से पहला जो पार्ट जो था गिरफ्तारी की शक्ति से था 41, 42, 43 और 44, जिसमें शक्ति दी गई है पुलिस अधिकारी को, प्राइवेट पर्सन को, मजिस्ट्रेट को। इस पर डिस्कस हम पिछले क्लास में कर चुके हैं, जो मेरा पहला सेट था। इस चैप्टर का दूसरा जो सेट था प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट, गिरफ्तारी की प्रक्रिया से था। इसमें जो सेक्शन जो दिए गए थे 46, 49, 68, 48 और 60, इसका भी सेट जो था, जो मेरा सेट नंबर 2 था, इस पर भी डिस्कस हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। आज हमने डिस्कस किया तीसरे सेट में। इस चैप्टर का जो अंतिम सेट है मेरा, वो है गिरफ्तार व्यक्ति के क्या क्या अधिकार हैं। तो ये अधिकार पर आज हम लोगों ने डिस्कस किया। थैंक यू।